डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं 5 साल पहले एज ए फ्रेशर यहाँ पर काम करने के लिए आया था और उसके बाद यहीं पर मेरा मन लग गया। धीरे धीरे मेरी तनख्वाह बढ़ती गई क्योंकि मैं इस काबिल था और आज मेरी तनख्वाह 80,000 है। फिर भी 80,000 में मुझे लगता है घर चलाना बहुत मुश्किल है। किसी ज़माने में 5,000 भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा करते थे और आज 80,000 भी बहुत कम लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोई नया काम ढूंढने की कोशिश नहीं करता क्योंकि शायद इससे ज़्यादा अच्छा काम मुझे कभी मिल नहीं पाएगा। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मन को लगता है 80,000 से कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, किसी तरह से कोई आइडिया मिल जाए। और 2 साल पहले मुझे ये आइडिया मिल भी गया था। मेरा एक दोस्त न्यूज़ एजेंसी में काम करता है और मैंने उससे बात की थी कि मैं घूमने के लिए नई नई जगह पर जाता ही रहता हूँ। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, कुछ मुश्किल पहाड़ियाँ, कुछ ऐसे वीरान खंडहर जहाँ पर लोग जाने से डरते हों, और वहाँ की डॉक्यूमेंट्री मैं बनाता रहता हूँ। अब इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को मैंने उन न्यूज़ एजेंसीज़ को देना शुरू कर दिया और उससे भी मेरी कमाई होना शुरू हो गई। अब ये मेरे लिए एक तरह से नई इनकम सोर्स का तरीका बन गया था और मैं हर 2 से 3 महीने बाद घूमने के लिए कहीं ना कहीं तो जाता ही हूँ। 80,000 कम कैसे पड़ते हैं क्योंकि मैं उन्हें खर्च देता हूँ। नई नई जगह पर घूमना, चाहे वो देश का हिस्सा हो या विदेश का हिस्सा, मुझे नई जगह देखनी पसंद है, इसीलिए मैं घूमने का शौक़ रखता हूँ। और वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाकर जब से मैंने बेचना शुरू की है, मेरा खर्च कम हो गया है क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाई हो जाती है। एक तो मेरा ट्रिप फ्री हो जाता है, ऊपर से मैं और ज़्यादा कमाई कर पाता हूँ। मेरे 80,000 जो मैं उस आईटी कंपनी से कमाता हूँ वो भी बच जाते हैं। इस तरह इस बार मैं नागालैंड जाने के बारे में सोच रहा था। नागालैंड में उन जंगलों में कई ऐसे आदिवासी हैं जो अलग जानकारी रखते हैं। उनके घर में बनाई जाने वाली खाने की डिशेस, मैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था और सीधा पहुंच गया मैं नागालैंड। उन घने जंगलों में कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था। हर किसी का कहना था वो आदिवासी जंगलों में रहते हैं और वहाँ पर कई अलग अलग तरह के कबीले बने हुए हैं। उनके रीति रिवाज अलग हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो लोगों पर हमला करते हैं। डर तो था मुझे, लेकिन मुझे लोगों से बात करनी आती है। उनकी थोड़ी सी मदद करो, वो आपकी भी मदद करते हैं। और मैं कुछ ऐसी ही खाने पीने की चीज़ें लेकर वहाँ चल पड़ा था। जंगल में जब मैं उस पहले कबीले के पास पहुँचा था, उन्होंने अपने वहाँ पर रहने भी दिया था। यह घने जंगल के अंदर था और यहाँ जैसे बारिश रुकती ही नहीं। हर बार आधे घंटे के अंदर जैसे थोड़े बादल छंटते और फिर से बादल आ जाते और बारिश शुरू हो जाती, और वो लोग भी बारिश में काम करते जा रहे थे। हम तो शहरों में जब बारिश शुरू हो जाती है तो घरों के अंदर घुस जाते हैं। गीला होना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन यहाँ तो आदिवासी उस बारिश में इतना खुश होकर काम कर रहे थे कि मैं भी उस बारिश में घूमना शुरू हो गया। पहले तो उस कबीले का मुखिया मुझसे पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, और मैंने साफ साफ कह दिया मैं एक फूडी हूँ, यानी कि मुझे खाना बहुत पसंद है और ऐसे नए नए खाने ढूंढने के लिए मैं देश और दुनिया में घूमता रहता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, जगह की डॉक्यूमेंट्रीज और खाने की नई नई विधियों की डॉक्यूमेंट्री। और मुझे पता चला है कि यहाँ जितने भी कबीले हैं वो कुछ अलग तरह की डिशेस बनाते हैं क्योंकि जंगलों में नए नए तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनके बारे में अब तक कई डॉक्टर्स जान नहीं पाए हैं कि उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। लेकिन यहाँ जो आदिवासी हैं वो उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। उस मुखिया ने भी कहा था
रात के 8 बजे हम यहाँ पर खाना बनाएंगे। जब चांद एक कोने में पहुँच जाएगा खाना बनना शुरू होगा और 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद सभी कबीले वाले आग जलाकर उसके आसपास बैठते हैं और वो खाने को खाते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया था, क्या मैं आपके कबीले का एक छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ? क्या आपके साथ मैं भी बैठकर खा सकता हूँ? उन्होंने हामी भर दी थी। जब वहाँ अंधेरा हो चुका था, उन्होंने एक बड़ा सा हॉल झोंपड़े की तरह बनाया हुआ था और वहाँ कई जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी, खाने पीने का सामान रखा हुआ था और फलों की एक ढेरी सी लगाई हुई थी। वो सभी फल गले सड़े हुए थे और उनसे बदबू आ रही थी, लेकिन उन कबीले वाले कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर इन्हीं से खाना बनाया जाता है और ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर रविवार के दिन मांस भी खाया जाता है, जो किसी न किसी जानवर को पकड़ने के बाद बनाते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन यहाँ पर शाकाहारी खाना ही खाया जाता है। अब मैं इंतज़ार करने लगा था कब आग जलाई जाएगी और कब खाना बनाना शुरू होगा। जैसे ही 8 बजे का समय हुआ, उन्होंने आग जला दी। उन्होंने वहाँ पर आग जलाई और कुछ मिट्टी के बर्तन वहाँ पर रख दिए थे। इसके बाद एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ जितने भी कबीले वाले हैं उन्हें गरीब कहा जाता है, लेकिन हर किसी के पास सोने की प्लेट और सोने की कटोरियाँ थी। इसी के साथ सोने के ग्लास भी थे। वो सब सोने के बर्तनों में खाना बनाने लगे थे। सोने के बर्तनों को ही धोकर तैयार कर रहे थे, क्योंकि खाना भी उसी में था। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। शहरों में भी लोगों के घरों में इस तरह से सोने के बर्तन नहीं होते जैसे इन कबीले वालों ने रखे हुए हैं। वो खाना बनाते गए उन सड़े गले फलों से। पहले तो उन्होंने बर्तन को गर्म किया, फिर उन्हें वो सड़ाते चले गए और बाद में जैसे उनसे खुशबू आनी शुरू हो गई, जड़ी बूटियों को डालते गए, पानी में उबालते गए और अलग तरह का खाना बनकर तैयार हो गया था 9:30 बजे तक। बहुत तरह तरह के खाने बनाए थे और मैं वीडियो बनाता गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खाना बनाएंगे। वहाँ सब पत्ते भी सड़े हुए थे, फल भी सड़े हुए थे जो बदबू मार रहे थे, लेकिन खाना बनने के बाद उन्हीं फलों के अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई और हर किसी ने अपनी वो सोने की प्लेट आगे की तरफ की, उसमें खाना डलवाया और खाने लगे। मेरे लिए एक बड़ा सा पत्ता रखा गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरे लिए कोई बर्तन नहीं देंगे? सभी ने यहाँ सोने के बर्तन पकड़े हुए हैं। तब वो गांव का मुखिया मेरे पास आया और कहने लगा, हर चीज़ कमानी पड़ती है। यहाँ पर जिसके पास भी जो बर्तन है उसने कमाया हुआ है, ये उसका हक है। तुम्हारा हक सिर्फ कुदरत पर है और कुदरत ने तुम्हारे लिए सिर्फ पत्ते दिए हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे हक का है, तुम यहाँ रख कर उसमें खा सकते हो। कोई अपना हक तुम्हें नहीं दे सकता। फिर मैं खाना खाता गया और बातें करता गया। मैंने उनसे पूछा, लेकिन इतना सारा सोना आपने कहाँ से निकाला? सोना तो ज़मीन के अंदर पाया जाता है ना, उसे छानना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है, फिर अलग निकालना पड़ता है। क्या आपको वो सारी प्रोसेस आती है? तब उस कबीले के मुखिया ने कहा था, हमें नहीं पता ये सोना कैसे बनाया जाता है, लेकिन हमें इसे पिघलाना आता है, पिघलाकर इसे आकार देना आता है। हमें ये वो देकर जाता है। मैंने कहा, वो कौन? शहर से कोई आता है? तब उसने कहा, नहीं, वो शहर से नहीं आता, वो कहीं और से आता है और हमें सोना देकर जाता है। हमारे हक का सोना हमें मिलता है, उसका हम जो मर्जी करें। तब मैंने पूछा, वो कौन है? वो कोई तो नाम होगा उसका। मुखिया ने कहा, नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। वो बात नहीं करता और जब करता है खुशकिस्मत होता है सुनने वाला। बात बहुत खास होती है, बाकियों को बताई तक नहीं जाती। मुझे इतने साल हो चुके हैं, मैंने उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना। जिन्होंने सुना वो किसी को बताते तक नहीं। मैं हैरानी से वहाँ पर खड़ा पूछे जा रहा था, कौन है, कहाँ से आता है? कोई बताने लायक था ही नहीं। हर कोई उसकी बात छिपाए जा रहा था। उन सोने के बर्तनों में उन्होंने जल्दी से खाना खा लिया और मेरा खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। वो था बहुत स्वादिष्ट, लेकिन बातों में मैंने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं खाना खाने लगा। इसके बाद गांव का मुखिया कह रहा था, रविवार आने वाला है, तुम रविवार के दिन यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने कहा, यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन क्यों? तब उसने कहा, कुछ खास नियम है, ये पवित्र दिन होता है।
पवित्र दिन यहाँ पर सिर्फ इस गांव के लोग, कबीले के लोग ही रुक सकते हैं। बाहर से आया कोई भी रविवार के दिन यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हें भी रुकने की अनुमति नहीं है। तब मैं उनसे मिन्नतें करता जा रहा था कि एक ही दिन के लिए तो आया हूँ, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनी है, अभी आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया और ये बातें भी रिकॉर्ड नहीं की, ये सोने के बर्तन तक नहीं दिखाए, इसकी कोई वीडियो बना ही नहीं पाया। लेकिन गांव का मुखिया मान नहीं रहा था। खाना खाने के बाद वहां सब अपने झोंपड़ों को संवारने लगे थे। रविवार का दिन आ रहा था तो रात के वक्त ही घरों के ऊपर फूल सजाए जा रहे थे। मैंने उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा और उन्होंने हामी भर दी। मैं फूलों को अच्छी तरह से सजा पा रहा था क्योंकि उन्हें कई तरीके नहीं आते थे जो हमने शहरों में सीखे हैं। झोंपड़े का आकार कैसा बनाया जा सकता है, लकड़ियां किस तरफ से रखी जा सकती हैं ताकि पानी की धार दूसरी तरफ बने। मैंने वहां पर एक बड़े से बांस के डंडे को ऊपर छत के एक तरफ लगा दिया था और वो भी आधा काट कर। बारिश का पानी जब उसमें पड़ता तो वो बांस के डंडे से नीचे एक मर्तबान में भर जाता। इस तरह वो बारिश का पानी पिया भी जा सकता था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश। उस रात 1 से 2 बजे तक मैं उनकी मदद करता रहा था और बार बार मुखिया के पास जाता और कह देता, एक दिन रहने दीजिए ना, ये पवित्र दिन है, मैं यहाँ पर कबीले जैसा बनकर बिताऊंगा। लेकिन वो मुखिया बार बार मना कर देता। लेकिन मैंने जिन जिन की मदद की थी वो अब उस मुखिया के ऊपर दबाव बना रहे थे। कितना अच्छा लड़का है, एक दिन रुकने दीजिए ना, कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर हमारे साथ रहेगा, जैसे कपड़े हमने डाले हैं वैसे कपड़े ये डालेगा। उन्होंने भी मेरे जैसे साधारण कपड़े डाले हुए थे। तो ये बात सुनकर मुझे अचंभा सा हुआ था। उस रात 2 बजे सोया था मैं। सुबह 7 बजे उठने के लिए उन्होंने कह दिया। जैसे ही मैं उठकर बाहर आया मैं हैरान हो चुका था। उन्होंने पत्तों के कपड़े पहन रखे थे और मुझे भी कहा, अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है ये पत्तों के कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर औरतों ने, मर्दों ने पत्तों से बने हुए कपड़े ही पहन रखे थे तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैंने भी वैसे ही पत्तों के बने हुए कपड़े पहन लिए। अब जैसे ही हवा चलती वो थोड़े थोड़े पत्ते हिलते और मुझे शर्म आने लगती। कहीं पत्ता इधर उधर हुआ सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। ये रविवार का दिन था और पूरे दिन यहाँ गांव की सजावट का काम हुआ। इसके बाद हर कोई मुझे चेतावनी देता रहा, काले रंग को अपने शरीर पर मल लो वरना तुम पहचाने जाओगे। मैंने कहा काला रंग क्यों मलूं? उन्होंने इशारा किया था मेरी बाजुओं की तरफ। क्योंकि मैं गांव में नहीं शहर में रहता था तो मेरे शरीर का रंग साफ था। गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे वो धूप में काम किया करते, इसी कारण उनके शरीर का रंग थोड़ा थोड़ा काला था। कोई भी पहचान सकता था कि मैं उस कबीले का नहीं था। इसीलिए उन्होंने मेरे शरीर को वैसा बनाने की कोशिश की जैसे सब कबीले वाले थे और पूरा दिन वहाँ धूप में काम किया। बीच बीच में बादल आ जाते, शरीर पर थोड़ा समय रंग मल लेता और इस तरह शाम के 7 बजे का समय हो गया था। और अब वो समय था जब उनके लिए वो आने वाला था जिसका वो नाम नहीं ले रहे थे। मैं भी तैयार था। आखिर मिलूं, कौन आता है जो इनकी मदद करता है, जो सोना देता है। तैयार किया हुआ। वक्त रात के 10 बजे। उन्होंने पकवान बना रखे थे। उन्होंने शिकार किया था जानवरों का जिसका मांस तैयार करके रखा था और हर कोई जैसे वहाँ पर त्योहार मनाने की खुशी में बैठा था। और 10 बजे एक जगह फूलों से सजावट की रखी थी, एक पत्थर की कुर्सी बना रखी थी उन्होंने और दूर से चलकर आता हुआ एक आदमी नजर आया, पूरी तरह से सफ़ेद आदमी, सफ़ेद सर के बाल, उसकी भौहें भी सफ़ेद थी, आँखें भी सफ़ेद और पूरा शरीर सफ़ेद रंग का। उसने शरीर पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंग्रेज हो, लेकिन कोई अंग्रेज भी इतना सफ़ेद नहीं होता। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का झोला था जैसे चमकीली नायलॉन का बना हुआ हो। यहाँ सबने भीड़ बना रखी थी उसे देखने के लिए, लेकिन भीड़ में मुझे छिपा रखा था पीछे ताकि मैं पहचाना ना जाऊं। मेरा रंग बाकियों से साफ था, कोई भी दूर से मुझे देखकर पहचान सकता था, इसीलिए मैं भीड़ में पीछे छिपा हुआ था। और वो आदमी सीधा उस कुर्सी पर बैठा और उसके बाद मुस्कुराकर हर किसी की तरफ देखने लगा।
मैं देख रहा था एक एक करके वो लोग अपने हाथों में फूल, वो खाने का सामान लेकर उसके पास रखते और वो भी बड़े आराम से उन चीज़ों को देखता, खाता रहता। इसके बाद हर कोई उसके पास जाकर अपने दिन में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताता, हफ्ते में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताता। किसी ने क्या क्या अच्छा किया है उसे बताया जा रहा था और वो भी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश। इस तरह लगभग 2 घंटों तक लोगों ने अपनी चीज़ें उसे दी थी और मैं एक चीज़ देखकर हैरान था। उसके पास जो सफ़ेद रंग का झोला था ना, उसमें वो हर चीज़ को डालता चला जाता, जबकि वो झोला अभी पिचका हुआ रहता। 10 से 15 किलो चीज़ें उसने उस झोले में डाल ली थी और झोले का आकार भी बदला नहीं था। इतने सामान से झोला फूल जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो झोला पिचका हुआ और छोटा सा ही। इसके बाद हर कोई वहाँ जाकर उससे मिलता रहा। एक दो कुछ शब्द बोलते, कुछ बच्चे उसके पास खेल कर आते। वो मुस्कुराता लेकिन बोलता कुछ नहीं। तब उसने सीधा उंगली खड़ी कर दी थी और मैं डर कर वहीं पर सिमट गया था। वो उंगली मेरी तरफ थी। वो उंगली को उसने बिल्कुल सीधा किया और कुछ लोग मेरे सामने आ गए, अपनी छाती पर हाथ रखने लगे। मैं लेकिन उसने सर हिलाया और उंगली सीधी रखी। एक एक करके वो लोग हटते गए और उसकी उंगली मेरी तरफ थी। जब मैंने छाती पर हाथ रखा, उसने सर हिला दिया, यानी कि वो मुझे पहचान गया था। उसने उंगली हिलाई और मुझे अपने पास आने को कहा। तब वो कबीले के मुखिया ने भी इशारा किया। पहचान गया वो, अब तुम्हें उसके पास जाना होगा, जैसा वो कहता है वैसा करना। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब जा रहा था। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया, करीब से उसके शरीर की चमड़ी देख रहा था। उसकी चमड़ी ही अजीब सी थी, जैसे प्लास्टिक की बनी हुई हो। वो इंसान नहीं लग रहा था। आंखें पूरी तरह से सफ़ेद, आंखों के अंदर पुतलियां नहीं थे उसकी। धीरे धीरे मैं करीब गया और उसके पास खड़ा हो गया। वो जिस तरह से मेरी आंखों में घूर रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर के अंदर ही घुस जाएगा। वो डरावनी आंखें थी, मेरी टांगें कांप रही थी। यहाँ पर कबीले वालों को खतरनाक कहा जाता है और ये कबीले वाले जिससे डरते हैं, जिसे इस तरह से कोई देवता की तरह पूजते हैं और उसका नाम लेने से भी घबराते हैं। मुझे उसने बुलाया है, कहीं मेरे साथ कुछ कर तो नहीं देगा। तब उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरा सर सहलाया और उसके बाद मेरा हाथ आगे की तरफ खींचा। मैं डर रहा था आखिर वो कर क्या रहा है। तभी उसने मेरे हाथ पर भी एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख दिया। वहाँ उस सिक्के को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसे लूं या ना लूं। मैंने आंखें सीधा मुखिया की तरफ की और मुखिया ने सर हिला दिया कि हाँ, इसे ले लो। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो सफ़ेद रंग का इंसान मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसने सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को बड़े ज़ोर से पकड़ लिया। उसने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़कर सीधा अपने करीब खींचा और मेरे कान में कहा, मेरा पीछा मत करना। बस ये शब्द कहे थे उसने और मैं घबरा सा गया। मैंने सर हिला दिया, नहीं 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 करूँगा, मैंने भी हल्की आवाज़ में बोला था। उसके बाद उसने मुस्कुराया और मेरी गाल पर हाथ लगाया और हाथ से इशारा कर दिया कि मैं जा सकता हूँ। इसके बाद मैं भी वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाकी लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ बच्चे उसके पास गए, वो कई बच्चों के साथ खेला और एक औरत जब अंत में उसके पास गई थी, उसने उस औरत को एक सोने का बड़ा सिक्का दिया था। ये कुल 5 तोले का सिक्का होगा, इतना बड़ा था। तब वो मुस्कुराकर धीरे धीरे उस तरफ चलता गया और काफ़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा था और मेरी तरफ इशारा किया था ना। इस तरह वो आगे बढ़ चला था और मुझे भी उस मुखिया ने पूछा था, तुम्हें सिक्का मिला है ना चांदी का, अब इससे तुम भी बर्तन बना पाओगे, छोटा मोटा बर्तन या कुछ भी। जितना समय तुम यहाँ पर बिताते जाओगे चीज़ें मिलती जाएंगी, लेकिन तुम तो शहर में रहते हो ना, तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते होगे और तुम जल्दी ही चले जाओगे। तुम्हें ये चांदी का सिक्का मिला है, इसे अपने पास रखना। इसे शुभ संकेत कहा जाता है कि देवता तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, कभी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और तभी मैंने कहा, उन्होंने मेरे कान में पता है क्या कहा था? मुखिया ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, बताना मत किसी को।
वो जो भी बताते हैं किसी और को बताना नहीं होता। वो जिसके लिए मैसेज होता है उसी को संभाल कर रखना चाहिए। अपने दिल में उस बात को छिपा लेना, कभी किसी को बताना मत। ये कहकर हर कोई अपने काम की तरफ लग गया था। कोई फूलों को उतारने लगा, कोई और काम करने लगा, और मेरे मन में उत्तेजना सी जागती गई। जंगल के उस इलाके से वो आता है कहाँ से? ऊपर बादल घिरे हुए थे, बिजली कड़कड़ा रही थी और हर कोई झोंपड़े में घुस रहा था। ऐसे हालात में मेरे जैसा पागल ही होगा जो घने जंगल की ओर बढ़ता जाएगा। दूर जाता हुआ वो मुझे नजर आ रहा था और मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। जंगल की तरफ जब मैं भागा था किसी ने मुझे नहीं देखा। पेड़ों के पीछे से छिपता छिपता मैं आगे बढ़ चला। मैं जानना चाहता था वो कहाँ से आता है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब जाता गया और वो भी आगे की तरफ बढ़ता गया। उन पत्तों पर जैसे पंख की तरह जा रहा था। पत्ते नीचे की तरफ झुकते तक ना, वो आवाज़ तक ना करता। बिल्कुल हल्का सा जैसे पत्तों पर पैर रखता रखता आगे बढ़ता गया और एक जगह बिजली बार बार कड़कड़ा रही थी, जैसे ज़मीन पर गिर रही हो। वहाँ बिजली के कारण कुछ रोशनी सी हो जाती, वरना घुप अंधेरा था। ये बिजली थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी, और वो सफ़ेद रंग का आदमी, उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। उसकी चमड़ी इतनी सफ़ेद थी कि चमचमा रही थी। अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतने घुप अंधेरे में कोई भी चीज़ चमक नहीं सकती, क्योंकि रोशनी चीज़ों को चमकाती है। जब ये रोशनी परिवर्तित होती है तब हमारी आंखों में पहुंचती है और हमें लगता है ये चमचमाने वाली चीज़ है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ रोशनी छोड़ती नहीं, खास तौर पर इंसानी चमड़ी। उसकी चमड़ी से रोशनी निकल रही थी, जो मेरे लिए हैरानी का सबब था। मैं अब आगे आगे बढ़ता गया, बहुत करीब पहुंचा और वहां बिजली बार बार कड़कड़ा कर जमीन पर गिर रही थी। बहुत करीब था मैं। तभी मुझे नजर आया वहां सिर्फ वो ही चमचमा नहीं रहा था, वहां सीढ़ियां चमचमा रही थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। 20 से 25 सीढ़ियां होंगी जो आसमान की तरफ जा रही थी, सफ़ेद रंग की। और वहां बादल कितना नीचे आया हुआ था जिससे बिजली निकलकर जमीन पर गिर रही थी। मैं देखता रह गया, आंखों को मलता रह गया। ये सीढ़ियां यहाँ पर क्यों बनाई गई हैं? आखिर ये सीढ़ियां बिल्कुल बीच जंगल में, और ये ऊपर कहाँ जा रही हैं? और ये क्या धुआं सा किया हुआ है? बादल इतना नीचे थोड़े ना आते हैं। मैं मन से सवाल कर रहा था। लेकिन वो सफ़ेद आदमी वो सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ा और बादलों में लोप हो गया। वो सीढ़ियों को धुंधला होते देखा था, जैसे उसमें लाइट्स लगी थी पहले, लेकिन अब वो लाइट गायब हो रही हैं और धीरे धीरे वहां अंधेरा छा गया। ऊपर से बिजली कड़कड़ाना बंद, पूरी तरह से अंधेरा था। और मैं थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाता हुआ सीढ़ियों को ढूंढने की कोशिश में आगे की तरफ चलने लगा। मेरे पास छोटी सी टॉर्च थी। अब मैंने वो टॉर्च चलाई। मैं सीढ़ियों को उस मैदानी जगह पर ढूंढ रहा था, वो तालाब के पास, लेकिन सीढ़ियां गायब। जैसे ये अदृश्य सीढ़ियां थी जो अभी अभी बादलों से नीचे की तरफ आई थी और अब गायब हो चुकी हैं। मैं देखता रह गया, ये क्या है? आखिर कैसे हो गया ये? मैं भ्रम भूत इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो आज हुआ है वो सोचने लायक तो था। बहुत घूमा मैं, आधा घंटा उन सीढ़ियों को ढूंढता रहा। रोशनी मेरे पास थी, मैं रोशनी डाले जा रहा था। बादल गायब हो चुके थे। उन्हीं के साथ वो सीढ़ियां भी गायब हो चुकी थी। मैं अब चलता चलता गांव की तरफ आया और उस कबीले के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तुम कहाँ पर हो? मैंने कह दिया, एक पेड़ के नीचे। उस सिक्के को निहार रहा था। मुझे भी उन्होंने एक सिक्का दिया है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती। और उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, खुशकिस्मत हो तुम भी एक तरह से कबीले का हिस्सा बन चुके हो। वो किसी को अपनाते नहीं, जो कबीले का हिस्सा हो उन्हीं को अपनाते हैं। और तुम्हें उन्होंने सिक्का दे दिया, वो मानते हैं तुम हमारा हिस्सा हो। उस रात तो मैं सो गया था, लेकिन अगली सुबह से मेरे लिए उन कबीले वालों का व्यवहार बदल चुका था। वो तो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। और वो कबीले का मुखिया मुझे काम दे रहा था, तुम्हारा झोंपड़ा वो पीछे बनाया जाएगा। जितना समय तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकोगे, छुट्टियाँ मनाने के लिए आना चाहते हो आ सकोगे, तुम हमारा हिस्सा हो। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता यहाँ कबीले में कौन रहना चाहता है? मुझे तो उस रहस्य को जानना है।
सोना चांदी वो सफ़ेद इंसान कहाँ से लेकर आता है। मेरी आंखें चमक गई थी, मुझे सोना नजर आया था। और सच बताऊं, इतिहास की वो बातें झूठी नहीं है कि बड़े बड़े राजा उस सोने को देखकर पागल हो जाते थे, अपनों को मार डालते थे। मुझे भी आज कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। इस चांदी के सिक्के में कुछ तो था जो मेरा दिमाग खराब कर रहा था। मैंने उनसे कह दिया, मैं पहले तो 15-20 दिन यहाँ पर रहूँगा, आपकी जितनी भी डिशेस हैं उसके बारे में जानूँगा। मैं अब इतने दिन तो बड़े मज़े से रहने वाला हूँ। वो मुखिया मुझे यहाँ रहने की पूरी अनुमति दे चुका था। वो झोंपड़ा मैंने उसके साथ आधे दिन में बना दिया था। सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की। उनके साथ रहने वाला जैसे नया पड़ोसी आया था जो शहर से आया था और कई चीज़ें जानता था। मैं वहाँ कई किताबें लेकर आया था। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कहानियाँ उन्हें मैं सुना सकता था, शहर की बातें बता सकता था। मेरे पास गैजेट्स थे और मैंने उन्हें कहा था कि गैजेट्स आप भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सोलर पैनल लगाने की बात भी उनसे कर चुका था। वो मेरी बातों से बहुत खुश। इसी तरह हर रोज़ वहाँ वो नई नई डिश बनाते और मैं उस डिश को चखता और उसके बारे में किताबों में लिखता जाता, रिकॉर्ड करता जाता। और इस तरह पूरा का पूरा एक हफ्ता निकाल दिया। इंतज़ार तो मुझे रविवार का था। रविवार के दिन जैसे ही रात हुई वैसे ही वहाँ पर सजावट का काम शुरू हो गया। कुर्सी के आसपास फूल रखे जाने शुरू हो गए। वहाँ उन्होंने उस सफ़ेद रंग के आदमी के लिए सजावट कर रखी थी और वो दूर से चलकर जब आता हुआ मुझे नज़र आया, मैं जानना चाहता था वो कहाँ से आता है, आखिर वो सीढ़ियाँ कैसे नज़र आती हैं। हफ्ते में मैंने बातों बातों में कई लोगों से पूछा था सीढ़ियों के बारे में। हर किसी ने मना कर दिया था और कहा था वो पवित्र है, देखना भी अपमान की तरह माना जाता है, उसके पास कोई नहीं जाना चाहिए। बहुत पहले उन्होंने मैसेज दिया था हमें, सीढ़ियों से दूर रहना, पीछा मत करना, तब से कोई पीछे नहीं आता। अब 2 घंटे तक वो आदमी वहीं पर बैठा रहा। कई लोगों को उसने सोना दिया था और मुझे एक चांदी का सिक्का। मुझे चांदी दे रहा है, बाकियों को सोना, ऐसा क्यों? लेकिन चांदी भी महंगी है। मैंने जेब में वो सिक्का डाला और सब लोगों से बात करने के बाद, चीज़ें देने के बाद, झोले से निकाल कर उसने बहुत सारी काम की चीज़ें सबको दी। महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो भारत में पाई तक नहीं जाती। और उसने दवाइयों को भी दिया था, शहरों में पाई जाने वाली दवाइयाँ। आखिर वो कहाँ से लेकर आया? कहीं ये लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? लेकिन बेवकूफ़ बना भी रहा है, सोना क्यों दे रहा है? समझ से बाहर था। सब लोग अब झोंपड़े के अंदर जाना चाहते थे। उस कड़कड़ाती बिजली में मैं टॉर्च को बंद किए उसका पीछा करता गया मैं पीछा, जब तक वो सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, पास के उस पेड़ के पीछे छिपा मैं भी उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता था। कहाँ से आता है वो? हो सकता है यहाँ हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ लगाई गई हों जो ऊपर की तरफ चली जाती हों। पीछे कोई पहाड़ी वहाड़ी होगी या पेड़ों के ऊपर उसने घर बना रखा होगा, या कोई और रास्ता जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो सीढ़ियों से ऊपर गया और सीढ़ियाँ जो चमचमा रही थी धीरे धीरे अपनी रोशनी खोना शुरू हो गई। और उस रोशनी को खोने से पहले मैंने कदम रखा था उन सीढ़ियों के ऊपर। वो सफ़ेद रंग का आदमी मुझे एक खास मैसेज देकर गया था। यहाँ गांव में सब लोग उसे पवित्र मानते थे और उसके द्वारा बताई गई बात को खुद तक सीमित रहने को कह रहे थे, लेकिन उसकी बात मैंने मानी नहीं थी। उसने कहा था पीछा मत करना, और मैं पीछा कर रहा था। वो ऊपर बादलों में गायब हो गया और मैं उसका पीछा करते हुए उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और मैं भी उस बादल में घुस गया। जैसे ही मैं ऊपर बादल से निकला, ये असली बादल जैसा था और जैसे रुई का बना हुआ हो। मैंने उस बादल के ऊपर जैसे ही पैर रखा, पीछे से सीढ़ियाँ गायब, जैसे नीचे वाला कोई फर्श अपने आप जुड़ गया हो और सीढ़ियाँ गायब। मैंने उसे बादल के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा था और वहाँ वो बादल ऊपर की तरफ पहाड़ी बनाए हुए था। वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मैं उसके पीछे। सच में ये ज़मीन नहीं थी, ये रुई का ढेर जैसा था जिस पर मैं कदम रखता और वो रुई थोड़ी सी नीचे धंसती। ऐसा लग रहा था हवा से हल्की हो ये जगह और मैं हवा में हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ा था।
और एक जगह उस फर्श पर, उस रुई के फर्श पर एक छेद था। मैंने उस छेद से नीचे देखा था और मुझे यकीन नहीं हुआ जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या नहीं। मुझे यहाँ से आगे वाला वो बड़ा सा गांव दिख रहा था और जैसे मैं उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ। नीचे वो सड़कें नजर आ रही थी, पेड़ नजर आ रहे थे और ये बादल ऊपर की तरफ उठ रहा था। कहीं सच में वो कहानियाँ किस्से सच्चे तो नहीं? बादलों की वो दुनिया, यहाँ पर देवता रहते हैं और सच में मैं बादलों की दुनिया में कदम तो नहीं रख चुका था? ये सच है या नहीं? उस छेद में मैंने टांग घुसाने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे जैसे कांच लगा हुआ, बादल से नीचे नहीं जा पा रहा था मैं, और पैर रखते ही वो कांच जैसे धुंधला हो जाता। अब मुझे अपनी आंखों पर तो यकीन हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो सफ़ेद रंग का आदमी उस घाटी के ऊपर चला गया था। मैं भी उसका पीछा करते करते उस घाटी पर पहुंच गया, लेकिन उस घाटी में बहुत ज़्यादा धुआं और वो धुएं की चादर को चीर कर जैसे आगे बढ़ रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। बार बार वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता, लेकिन अपनी गर्दन आधी घुमाता और फिर से आगे देखने लगता। चलता चलता वो सड़क पर पहुंच गया था, बादलों के ऊपर बनी हुई सफ़ेद रंग की सड़क, सफ़ेद रंग के पेड़, सफ़ेद रंग के पत्ते, आगे इमारतें बनी हुई थी, घर बने हुए थे सफ़ेद रंग के, हर चीज़ सफ़ेद रंग की और वो आदमी भी सफ़ेद रंग का। आगे मुझे कुछ इंसान दिखे, हर कोई सफ़ेद रंग का उसकी तरह, सफ़ेद बाल, सफ़ेद आंखें, सफ़ेद चमड़ी और सफ़ेद कपड़े। क्या है ये? कैसी सफ़ेद सफ़ेद सी बोरिंग दुनिया है ये। मैं भूला भटका सा था। मैं कभी पेड़ों के पीछे छिप जाता तो कभी इधर उधर झांकता रहता। मैं तो वो सोना लेने के लिए आया था। मुझे लगा था यहाँ सोने का कोई ढेर होगा, ये किसी गुफा से आया होगा। शायद मैं किसी ऐसी रहस्यमय जगह में आ गया हूँ जहाँ मैं फंस सकता हूँ। मैंने उस पहाड़ी से उतरना शुरू कर दिया। मैं सीधा पीछे पहुँच गया, जहाँ से मैं आया था उस कांच के फर्श के पास से निकला था, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं मिली मुझे। नीचे ज़मीन की उस रुई को इस तरह चीर चीर कर मैं खड्डे बनाता और वो खड्डे भी बनते जाते, नीचे निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। मैं ढूंढता रहा सीढ़ियों को और अब मुझे लगा पीछे नहीं जा सकता, मुझे आगे जाना होगा। मुझे उन लोगों से बात करनी होगी और वो मुझे कोई ना कोई रास्ता तो बताएंगे ही। धीरे धीरे अब मैं फिर से उस बड़ी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जैसे ही उस सफ़ेद सड़क पर पहुंचा, आसपास लोग जैसे काम पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती ही हो, लेकिन पूरी तरह से सफ़ेद। घास सफ़ेद, पेड़ सफ़ेद, बिल्डिंग सफ़ेद, लोग सफ़ेद, जानवर सफ़ेद, हर चीज़ सफ़ेद। मैं अकेला था जिसने वो पत्ते पहन रखे थे और शरीर पर काले रंग का वो थोड़ा सा पेंट लगा रखा था। मैं काला काला सा उस सफ़ेद जगह पर घूमता, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा काला कर रहा था। जैसे शरीर का रंग चीज़ पर लगता, वो थोड़ा थोड़ा निशान छप जाता। मैं हर चीज़ को मैला करता हुआ जा रहा था। शरीर का पसीना भी शरीर पर लगे हुए उन निशानों को जैसे नीचे की तरफ ला रहा था। और मैंने पहन रखे थे सिर्फ पत्ते, वो भी हरे रंग के। और एक पेड़ के पीछे से जब मैं निकला था, मुझे वैसे ही एक सफ़ेद आदमी ने देख लिया और वो इस तरह से खुली हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो चीखता चीखता डर कर भागा था और उसके बाद कुछ लोग जो उसके साथ आए थे वो मुझे पेड़ों के पीछे ढूंढ रहे, जबकि मैं एक घर के पीछे छिप गया था। उस घर के अंदर रखे सामान को मैं देख पा रहा था, हर चीज़ सफ़ेद थी, लेकिन अब लोग मेरा पीछा करने लगे थे। उनके पास औजार थे, हथियार थे। वो उन हथियारों से मेरा पीछा कर रहे थे। वो जैसे मुझे मारना चाहते थे। मैं डरता डरता कभी कहीं छिपता, कभी कहीं छिपता। लकड़ी हर चीज़ सफ़ेद थी, तो मैं उन बाड़ों को पार करता हुआ छतों के ऊपर से छिपता हुआ कभी किसी गार्डन में पहुंच जाता तो कभी किसी पार्क में पहुंच जाता। लगती जगह बिल्कुल हमारी धरती जैसी थी, लेकिन हर चीज़ सफ़ेद। वहाँ गटर के ढक्कन भी सफ़ेद थे और उन गटर के ढक्कनों को हटाकर मैं नीचे झांक चुका था। वहाँ पानी भी सफ़ेद,
थोड़ा पारदर्शी लेकिन सफ़ेद, और उसके बीच वो सारी गंदगी भी सफ़ेद। अब मैं बयान नहीं कर सकता उनके आकार कैसे थे, वो तो आपको भी पता होंगे। वो हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। जब मैं ऐसे ही एक गटर के अंदर छिपा हुआ था, तब मैंने देखा वो सफ़ेद रंग के इंसान दीवारों को पार कर सकते हैं, दीवारों के आर पार निकल सकते हैं, और वो उस गटर के अंदर थोड़ा सा आते और घिन खाकर वापस चले जाते। मुझे लगा था इनसे बचने के लिए गटर के अंदर रहना होगा, लेकिन मुझे तरीका भी ढूंढना होगा जिससे मैं वापस धरती पर पहुंच पाऊं, इन बादलों की दुनिया से। मैं उन गटर की पाइप के बीच से निकलता निकलता आगे बढ़ने लगा, और तब सफ़ेद रंग के वो इंसान बड़े बड़े सफ़ेद सूट पहनकर गटर के अंदर घुस चुके थे। तब एक जगह से मैं गटर का ढक्कन निकाल कर ऊपर निकला और उसके बाद एक घर के पीछे छिप गया। वो मुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, उन सफ़ेद रंग के हथियारों के साथ। और एक घर के पीछे जब मैं छिपकर उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, मेरी गर्दन पर सफ़ेद रंग की तलवार रखी थी किसी ने। सफ़ेद रंग की वो तेज़ धार तलवार जो थोड़ा सा मांस को काट गई थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, ये सफ़ेद आदमी था, लेकिन चेहरा जाना पहचाना सा। ये वो था जो वहाँ सीढ़ियों से उतरकर उन कबीले वालों के पास आता था, और मेरी आंखों में देखकर उसने कहा था, मुझे भविष्य पता था, इसलिए चेतावनी दी थी मैंने, मेरा पीछा मत करना। तुमने पीछा किया। और मैंने आंखें बंद कर कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं देखना चाहता था तुम कहाँ से आते हो। अब मुझे रास्ता बताओ, मैं वापस चला जाऊँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तब उसने वो तलवार गर्दन से हटाई थी और कहा था, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम ही उन सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं, और कोई नीचे नहीं उतर सकता। तुम्हें पता है जब आदमी मर जाता है दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। ये सीढ़ियाँ भी उसी तरह की हैं। तुम चढ़ तो सकते हो, उतर नहीं सकते, और हम चढ़ और उतर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है नीचे जाने का। मैं रो कर कह रहा था, कोई रास्ता तो होगा, मुझे बताओ। तब उसने बहुत सोचकर कहा, एक रास्ता है जो तुम्हें हमारी सफ़ेद बोरिंग दुनिया से बाहर ले जाएगा। मैंने कहा, बताओ, मैं जाना चाहूँगा। उसने कहा, और सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, काले रंग की सीढ़ियाँ। इन सफ़ेद बादलों के ऊपर काले बादल हैं, और वो काले लोगों की दुनिया है, काले शैतानी लोग। वहाँ पर जाना होगा, और वो धरती के बहुत करीब वाली सीढ़ियाँ दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन वो बताना नहीं चाहेंगे। ये तुम्हें ढूंढना होगा, उनसे ज़िंदा बचकर कैसे अपने लिए रास्ता ढूंढते हो। मैं अब क्या करता, वहीं पर काफ़ी समय सोचता रहा, और अंत में मैंने कहा, यहाँ तो ये लोग मुझे मार देंगे, कोशिश तो करता हूँ। मैंने उससे पूछा, वो काले रंग की सीढ़ियाँ कहाँ हैं? उसने इशारा कर दिया, वो दिख रहे हैं काले रंग के बादल, यहाँ से भी ऊपर काले रंग के बादल, वो पहाड़ियों के पीछे। वहाँ उन बादलों के नीचे सीढ़ी निकलती है। आज रविवार है, आज ही सीढ़ियाँ निकलेंगी, वरना एक हफ्ता इंतज़ार करना होगा। भागो भागो वहाँ पर। वहाँ से भी कई बार काले शैतान नीचे आते हैं, लेकिन हम उन्हें मार कर भगा देते हैं। लेकिन तुम इंसान अच्छे हो, तुम काली सीढ़ियों से उतरे शैतानों का भी धन्यवाद करते हो, उनका स्वागत करते हो, और हमारा भी। इसीलिए मैं लोगों की भलाई करता हूँ। जो अच्छे हैं मैं उन्हें अच्छी चीज़ें देता हूँ, लेकिन तुम लालच में आ गए। जल्दी से जाओ, इससे पहले वो सीढ़ियाँ लोप हो जाएं। मैं भाग निकला था उस तरफ और उसका धन्यवाद तक न कर सका, लेकिन वो बाकी लोग मुझे मारना चाहते थे। बड़े बड़े आकार बना रहे थे। वो इंसान बादल बन सकते थे, छोटे छोटे बादल बनकर हवा में उड़ते हुए मुझे ढूंढ रहे थे, और उनसे निकलने वाली वो बिजली, सच बताऊं, हल्का बिजली का झटका था, लेकिन दर्द तो देता था। वो बिजली के झटके मार मार कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे, और मैं दर्द का मारा आगे छिप छिप कर जा रहा। वो सफ़ेद पेड़ों के बीच छिप कर निकला था मैं, लेकिन आप भी सोचिए, सफ़ेद दुनिया जहाँ सब कुछ सफ़ेद हो और सिर्फ मैं ही एक काले से रंग का। आसानी से वो देख पा रहे थे मुझे, लेकिन जैसे ही काले बादल के पास पहुँचा, वो सफ़ेद बादल पीछे थे।
ये काले बादल जो कड़कड़ाती बिजली नीले रंग की ज़मीन पर फेंक रहे थे, ये रुई को जला रहे थे। और सामने वो काले रंग की सीढ़ी मुझे दिखी थी। वो काले रंग की सीढ़ी, और भी ऊपर चढ़ने के लिए मैं काली सीढ़ियों के सहारे उस काले बादल के पार, और वहाँ हर चीज़ काली थी। और जैसे ही ऊपर मैंने कदम रख दिया, वो सीढ़ियाँ गायब। जैसा कि उस सफ़ेद इंसान ने कहा था, ऊपर चढ़ सकते हो, नीचे नहीं उतर सकते। यहाँ ज़मीन भी काली और ये गंदी सी मिट्टी जैसी थी। पेड़ भी काले, पत्ते भी काले, और घूमते हुए वो शैतान से भी काले रंग के, जैसे कोई जला हुआ कपड़ा हो। उनसे घिन आ रही थी और डर भी लग रहा था। ये कपड़े की तरह थे, उनके पैर नहीं थे, हवा में लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनके बड़े बड़े नाखून, और जिस तरह से वो ज़मीन में अपने नाखून गड़ा रहे, मैं जानता था मेरे साथ वो क्या कर सकते हैं। मैं छिपा हुआ था। अब मेरे शरीर पर लगा हुआ वो काला रंग मुझे बचा रहा था, लेकिन वो रुई जो शरीर से चिपक गई थी वो सफ़ेद थी, चमचमा रही थी। सफ़ेद बादलों की वो रुई जैसे चमकती, और मैं थोड़ा थोड़ा रोशनी छोड़ रहा था। दूर से मुझे देखा जा सकता था, इसीलिए मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं किसी एक वैसे ही शैतान को पकड़ना चाहता था, जिससे मैं जान पाऊँ मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और एक जगह मैंने वैसे ही छोटे कद के काले रंग के शैतान को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछना शुरू किया, और वो मेरी तरफ देखकर गुर्रा रहा, शैतानी चेहरे बना रहा। लेकिन वो एक बच्चा था, शैतानों का बच्चा। उसे बड़ी आसानी से पकड़कर मैंने बाजू पीछे मरोड़ दी थी। रबर की तरह था वो, लेकिन दांत इतने बड़े कि 2 बार मेरे शरीर में गड़ा दिए, और मैं चीख रहा, लेकिन उसे छोड़ नहीं रहा। मैंने उससे सवाल किया, मैं धरती से आया हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। और उसने कहा था, तुम वो सफ़ेद दुनिया से बचाए, मारा नहीं किसी ने, तो यकीनन हमारे काम के नहीं हो तुम्हें खाने में मज़ा आएगा। चलो चलो आओ, गर्म जगह पर लेकर जाता हूँ, छोड़ो तो सही एक बार। और उस बच्चे को जब मैंने पकड़ रखा था, कुछ वैसे शैतानों ने मुझे देख लिया और भीड़ बनाकर मेरी तरफ भाग रहे। अब ये जो शैतान थे, ये हवा में उड़ पा रहे थे, पिशाच की तरह थे। ये हल्का कपड़ा जैसे हवा में लहराता है, और ये काले रंग की दुनिया, स्याह दुनिया थी जो मुझे डरा रही थी। मैं आगे भागता रहा, वो भीड़ मेरा पीछा करती रही। मेरे शरीर पर वो पत्ते से थे, वो पत्ते भी अब जैसे टूट बिखर कर गिरने लगे थे, सूखने लगे थे। ये खुश्क सी दुनिया थी, और यहाँ पर इस तरह से ये सूखे पत्ते गिरते गए, बिना कपड़ों के हो गया था। बस धागा बचा था जो मेरी कमर पर लिपटा हुआ था। और भगा भगा कर उन्होंने मेरी बस करवा दी। तब वो हंसते हंसते मेरे करीब, और उनमें से एक बड़े आकार का मेरी तरफ आकर बोला, धरती से यहाँ तक पहुँच आए, किसी ने रोका तक नहीं। अब यहीं तुम्हें दफनाया जाएगा, यहीं दफना दिया जाएगा। और मैं रोता रोता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे ज़िंदा छोड़ दो। सब हंसते रहे, हंसते रहे। ये शैतान थे, जैसे प्रेत दुनिया थी ये बादलों के ऊपर की। और वहाँ मुझे एक और सीढ़ी दिखी थी, ये सुनहरी सीढ़ी थी जो इससे भी ऊपर जाती थी। मुझे लगा मुझे इस सुनहरी सीढ़ी से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो शैतानों ने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे हाथों को पकड़ लिया था। वहाँ उन्होंने उस मिट्टी में कब्र खोदी थी, मेरी बड़ी सी कब्र, और उसके बीच मुझे फेंक दिया। ऊपर से सब लोग मिट्टी फेंके जा रहे जो मेरे शरीर के ऊपर गिरती। वजनी मिट्टी थी वो, मेरे शरीर को फंसते हुए महसूस किया था मैंने। मुझे जिंदा दफनाया जा रहा था। मैं उस मिट्टी पर पैर रखता और वो मुझे नीचे गिराते। वो बड़े बड़े शैतान थे जो मिट्टी भी ज़्यादा गिरा पा रहे थे। वहीं पर दफन कर दिया था मुझे। और उसके बाद जैसे मैं हिलकर बचने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैंने महसूस किया ऊपर जो मिट्टी वो गिरा रहे थे वो वजनी थी, जो ज़मीन के नीचे की मिट्टी थी वो बहुत नरम। मैंने उसमें हाथ डाला और एक सुरंग जैसी बनाने की कोशिश की। एक तरफ से निकलने की कोशिश करता हूँ, यही बचने का रास्ता है। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाना शुरू कर दिया, और मेरा यकीन कीजिए मैं थोड़ा नीचे की तरफ खड्डा बना रहा था, तभी नीचे मेरा हाथ बाहर की तरफ निकला, जैसे नीचे कोई छेद हो। मैंने हाथ निकाला था नीचे, उसके बाद देखा आसमान नजर आ रहा था।
आसमान में रोशनी थी, जमीन के नीचे आसमान। मैंने अपना सर निकाला और तब मुझे नजर आया ये रंग बिरंगी दुनिया जैसे धरती हो। मैंने सर निकाला और एक कब्र के बीच से निकल रहा था, वो भी उल्टी तरफ। मैं धरती पर एक कब्रिस्तान से बाहर आया था और मेरे होश उड़े हुए। यह सुबह के 6 बजे का वक्त था। मैं देखे जा रहा, ये कौन सी दुनिया आ गई अब। बिना कपड़ों के उस कब्रिस्तान से मैं बाहर निकला था। रंग बिरंगी हर चीज, भूरे रंग की मिट्टी, यहाँ रंग बिरंगे पत्ते। मैं सड़क पर पहुंचा और वहां कुछ बूढ़े थे, जिनमें कुछ बूढ़ी औरतें भी थी जो सैर करने के लिए आई हुई थी। मुझे बिना कपड़ों के देख छी छी कर जिस तरह से वो भागी और उन बूढ़ों ने जिस तरह से पत्थर बरसाए, मुझे खुशी हुई। ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझसे घिन खा रहे हैं। एक नंगे आदमी को इस तरह कब्रिस्तान के बाहर देखकर हर कोई पत्थर ही मारेगा ना। मैं खुश था और बड़ी मुश्किल से वहां से भागा था। रास्ते में पड़े हुए कटे फटे से वो कपड़े पहनकर जब मैं उस गांव में पहुंचा था, ये गांव भी अजीब था, उनकी भाषा भी अलग, लेकिन मैं पहचान पा रहा था ये उड़िया भाषा थी। मैं उड़ीसा में कैसे पहुंच गया, कोई तो जवाब दे। किसी ने नहीं दिया और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे भिखारी समझकर कुछ पैसे दिए। मैं भी मांग मांग कर पैसे इकट्ठा करके पहुंचा था वापस विशाखापट्टनम में। मैं बयान नहीं कर सकता क्या क्या घटा है मेरे साथ, कोई यकीन ही नहीं करता। और जिसे भी पूरी घटना बताता हूँ वो हंसने लगता है। ये कोई हंसी वाली घटना नहीं है, पारलौकिक दुनिया देखी है मैंने। यहाँ बादलों में दुनिया है, ये साधारण बादल नहीं होते। हम किसी विमान से यहाँ नहीं जा सकते, वो सीढ़ियाँ हमें सफ़र करवाती हैं। ये बादलों के ऊपर की दुनिया और कितने स्तर हैं हमें पता तक नहीं। आज भी सोचता हूँ वो सुनहरी दुनिया कैसी थी, और जिन्हें मैं शैतान समझ रहा था उन्होंने मेरी मदद की, मुझे दफनाया और मेरी दुनिया में पहुँचाया। वो बुरे नहीं अच्छे थे। और क्या सच में यहाँ भूत प्रेत बुरे नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, या भ्रम है मेरा और ये एक बस सपना था। मैं आज भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ और कहता हूँ कुछ सच हुआ था, और वो कहता है पागल हो, ये ऐसा सच नहीं होता, ये तुम्हारा सपना ही होगा। मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, मैंने जो जो महसूस किया वो पूरी तरह से याद है मुझे। कोई सपना इतना बड़ा नहीं हो सकता। आपको लगता है ऐसी कोई दुनिया होती है बादलों के पार?